नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा कि आखिर एक परमाणु की असली बनावट क्या है। ये किसी वैज्ञानिक जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसमें सबूत हैं, गलतियां हैं और फिर शानदार खोजें भी हैं। देखिए, पूरी कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है। क्या पदार्थ का सबसे छोटा कण, जिसे हम परमाणु या एटम कहते हैं, सच में तोड़ा नहीं जा सकता? या फिर उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है? चलिए, आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1800 के दशक में, जॉन डाल्टन के साथ। उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं सरल और दमदार आइडिया दुनिया के सामने रखा। डाल्टन के हिसाब से परमाणु छोटे, ठोस और ऐसे गोले थे जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब एक तत्व, मान लीजिए सोना, उसके सारे परमाणु एक जैसे होंगे, और दूसरे तत्व जैसे लोहा, उसके परमाणु सोने से बिल्कुल अलग होंगे। ये एक बहुत ही साफ और सीधी तस्वीर थी। पर क्या ये पूरी कहानी थी? बहुत जल्दी ही कुछ नए सबूत सामने आने लगे, जिन्होंने इस अटूट परमाणु वाले विचार में पहली दरार डाल दी। ये थे माइकल फैराडे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि जब बिजली को कुछ लिक्विड से गुजारा जाता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि परमाणुओं के अंदर जरूर कोई चार्ज वाले कण मौजूद हैं। अब परमाणु उतना सीधा साधा नहीं लग रहा था। और फिर तो जैसे खोजों की एक बाढ़ सी आ गई। सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। फिर पॉजिटिव चार्ज वाले कण प्रोटॉन की पहचान हुई। और आखिर में 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा, जिस पर कोई चार्ज नहीं था। तो अब हमारी कहानी में 3 नए किरदार आ चुके थे। पर सवाल ये था कि ये परमाणु के अंदर रहते कैसे हैं। तो अब इन नए कणों को एक साथ रखकर परमाणु की पहली तस्वीर बनाने की कोशिश शुरू हुई। और ये पहला मॉडल किसी और ने नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन ने ही दिया। उन्होंने सोचा कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां वहां धसे हुए हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है ये तरबूज मॉडल। सोचिए, जो तरबूज का पूरा लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो काले बीज धसे हुए हैं वो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल ये तो समझा पा रहा था कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, जो सही था, लेकिन ये तस्वीर भी बहुत जल्द बदलने वाली थी। और इस मॉडल को गलत साबित करने वाले थे खुद थॉमसन के ही एक स्टूडेंट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनका एक एक्सपेरिमेंट परमाणु विज्ञान की दुनिया में एक तरह का भूचाल ले आया। रदरफोर्ड ने बहुत तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव चार्ज के अल्फा कणों को सोने के एक बेहद पतली पन्नी पर दागा, और उन्होंने ये देखने के लिए चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी कि ये कण पन्नी से टकराने के बाद जाते कहां हैं। अब देखिए, थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से तो उम्मीद ये थी कि सारे कण लगभग सीधे ही निकल जाएंगे, पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ज्यादातर कण तो वाकई सीधे निकल गए, कुछ कण थोड़ा सा मुड़ गए, पर कुछ तो ऐसे उछलकर वापस आ गए जैसे किसी ठोस चीज से टकराए हों। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, हर 12,000 कणों में से कोई एक कण सीधा वापस आ रहा था। रदरफोर्ड ने बाद में कहा भी था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाएं और वो पलटकर आपको ही लग जाए। तो सवाल ये था, इसका मतलब क्या था? इन चौंकाने वाले नतीजों से रदरफोर्ड ने परमाणु की एक बिल्कुल नई तस्वीर बना दी। पहली बात, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए, इसका मतलब है कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरी बात, जो कुछ कण वापस उछले वो जरूर किसी बहुत छोटे, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर से टकराए होंगे। इसे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस का नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। एक नया रहस्य सामने आ खड़ा हुआ था। देखिए,
फिजिक्स के नियम कहते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो वो एनर्जी खोता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी खो देनी चाहिए और आखिर में धड़ाम से न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है। परमाणु तो स्टेबल होते हैं, तो फिर क्यों? इस पहेली को सुलझाया नील्स बोहर ने 1913 में। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड एनर्जी वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, और जब तक वो इन अपनी खास कक्षाओं में हैं, वो कोई एनर्जी नहीं खोते। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बुक शेल्फ की कल्पना करना। जैसे किताबें या तो पहली शेल्फ पर हो सकती हैं या दूसरी पर या तीसरी पर, लेकिन उनके बीच हवा में तो नहीं तैर सकती ना। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं, उनके बीच में नहीं। तो इन सभी खोजों के बाद अब हम परमाणु की पहचान को ठीक से समझ सकते हैं। तो आज की हमारी समझ ये है, परमाणु के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर खास एनर्जी वाली कक्षाओं में घूमते हैं। आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, प्रोटॉन पर +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर -1 और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा वजन उसके इतने छोटे से न्यूक्लियस में ही होता है। अब परमाणु एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये उनकी संयोजकता या वैलेंसी पर निर्भर करता है। और ये वैलेंसी इस बात से तय होती है कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यही बाहरी इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। एक और बड़ी मजेदार चीज होती है जिसे समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। ये एक ही एलिमेंट के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में एक एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0, 8 या 2 हो सकती है। केमिकली ये लगभग एक जैसा ही बर्ताव करते हैं, पर इनका वजन अलग-अलग होता है। तो डाल्टन के एक ठोस गोले से लेके बोहर के इस मॉडल तक हमने एक लंबा सफर तय किया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। बोर का मॉडल भी अधूरा था। इसने तो क्वांटम मैकेनिक्स की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। सच तो ये है कि विज्ञान की ये जासूसी कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर जवाब अपने साथ एक नया और शायद और भी गहरा सवाल लेकर आता है।